नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर शुभेंद्र सिंह पवार। मैं आपके 20 ग्रुप से संबंधित बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, उनको लेकर के आपके बीच में आया हूँ। मेरी सभी साथी, जो भी मेरे साथी लगे हुए हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और जो साथी नहीं लगे हुए, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भी आपसी तालमेल बनाए रखें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होकर के सरकार की और HSSC की जो गलत नीतियाँ, उन नीतियों के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो लगे हुए साथी वो भी, और जो लगे हुए साथी नहीं हैं, सब मेरे अपने साथी हैं। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना मेरी सरकार से व्यक्तिगत लड़ाई है, ना मेरी किसी और से। मैं सिर्फ नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कुछ मेरे जो साथी थे जो लगे हुए हैं, सेफ जो ग्रुप से रिलेटेड हैं, उन्होंने एक रिव्यू लगाई है, उनमें उनके कुछ पॉइंट हैं। मैं उन पॉइंटों के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, उन पॉइंटों का कुछ खंडन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जिस भी एडवोकेट ने, बच्चों की तरफ से सेफ साइड के एडवोकेट ने रिव्यू पिटीशन लगाई है, उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट उनकी तरफ से ये है कि इन 24 ग्रुप के विद्यार्थियों ने भी किसी भी प्रकार का सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का लाभ नहीं लिया। और जो फाइनल रिजल्ट 5 फरवरी 2024 को इन ग्रुप का पब्लिश किया गया था, उसमें भी इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। और इन 24 ग्रुपों की जो चयन प्रक्रिया है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के इंडिपेंडेंट है, अर्थात इनको कोई भी प्रभाव इस ग्रुप की सिलेक्शन के ऊपर नहीं हो रहा, और इस ग्रुप के किसी भी एग्जाम के ऊपर ये इसके प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों के एडवोकेट के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया है। उसके बारे में मैं कुछ राय देना चाहता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार के किसी साथी के साथ भी कोई द्वेष और इस तरह की भावना नहीं है। जो यहाँ बिंदु में उठा रहे हैं वो सारे बिंदु हरियाणा सरकार की CT पॉलिसी, जो कि दिनांक 5/5/2022 को सरकार द्वारा जारी की गई थी, एवं 31/5/2024 को माननीय डबल बेंच द्वारा दिए गए निर्णयों और तथ्यों के ऊपर आज हम उसके ऊपर चर्चा करें। अगर हम सभी चीज़ों परिपूर्वक अवलोकन करें तो स्पष्ट रूप से ये हम पाते हैं कि 24 ग्रुप की सिलेक्शन में भी सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स दिए गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सोशियो इकोनॉमिक के मार्क प्री के स्टेज पर 5 नंबर दिए जाते हैं और मेंस के समय पर 2.5 मतलब 2.5 नंबर दिए जाते हैं। माननीय डबल बेंच ने निर्णय 31/5/2000 को जो दिया था, उसके पैराग्राफ 68 के अंदर ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इन 24 ग्रुप के सिलेक्शन में 2.5 नंबर दिए गए हैं। इसलिए जो 5 फरवरी 2024 को इन 24 ग्रुप का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट क्रैश कर दिया था, और इन सभी ग्रुप को भी दोबारा री एडवर्टाइज करने के लिए कहा गया था। अगर किसी भी भाई को हमारी बात से इत्तेफाक नहीं है तो माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय का बिंदु 68, जो 5 फरवरी 2024 को HSC द्वारा रिजल्ट जारी किया गया था, उसकी पड़ताल करें। आप सबको पता है कि एक पर्सन 0.975 का था, और उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यूट्यूब के ऊपर इस विषय पर पहले भी कुछ अन्य यूट्यूब पर वीडियो डाल रखे हैं, यूट्यूबर ने डाल रखे हैं। टेलीग्राम के ऊपर भी लिस्ट बार बार घूम रही है कि किन किन कैटेगरी में 2.5 नंबर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। अभी फिर दूसरा एक पॉइंट और उभर के आता है कि जो 24 ग्रुप को बचाने वाले एडवोकेट हैं और बचाने वाले जो हमारे साथी हैं, सब हमारे साथी हैं। एडवोकेट भी हमारे हैं, कोई दुश्मन किसी का कोई नहीं है। सबके हमारी मतलब मतभेद हो सकते हैं, मनों का कोई किसी के साथ भेद नहीं है। तो उनका एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि इन ग्रुप के लिए टोटल जो एप्लीकेंट थे, जो बच्चे थे, जो आवेदक थे, वो 4 या 5 गुना से कम थे, और इसलिए जिस भी कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया उन सबको मेंस में बैठने का मौका दिया गया। और इस प्रकार से हम सारे आवेदक शॉर्टलिस्ट हो गए, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साथी किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहा। इसलिए इन ग्रुप का दोबारा में पेपर लिया जाना ठीक नहीं है। ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप जो भी CT के अंदर भर्ती प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया हरियाणा सरकार की CT की पॉलिसी 5/5/2022 के अनुसार होनी चाहिए। इसके अंदर स्पष्ट रूप से ये पॉइंट नंबर 9 में ये बताया गया है कि किस प्रकार से एग्जाम क्वालिफाइड बच्चों को, प्री एग्जाम क्वालिफाइड बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट रूप से ये वर्णित है, स्पष्टली डिस्क्राइब किया गया है कि जब 40 से ज़्यादा पोस्ट होंगे तो 4 गुना बच्चों का, और 40 से नीचे पोस्ट होंगे तो उसका 5 गुना लिया जाएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो झगड़ा रहता है बिंदु है ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का। 24 ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो ग्रुप वाइज किया गया था, लेकिन 31 मई 2024 के माननीय हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के बाद जितनी भी भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज की गई हैं, उससे पहले ग्रुप वाइज की गई थी। आप सबको पता है ग्रुप नंबर 1, जिससे मैं खुद बिलोंग करता हूँ, JEE सिविल, और ग्रुप नंबर 2 जो कि JEE इलेक्ट्रिकल का था, कि पेपर जो पहले ग्रुप वाइज लिए गए थे, फरवरी में लिए गए थे हमारे 18 फरवरी को, लेकिन बाद में उनको रीएडवर्टाइज किया गया तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग अलग ही तरीके से कर दी गई, बल्कि वहाँ तो कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कर दी गई। उसमें वही सभी साथी मेंस में एग्जाम नहीं ले पाए जो कि 18 फरवरी को दे के आए थे। सभी साथियों का नंबर दोबारा नहीं आया।
तो अगर कोई यहाँ ये कहे कि यहाँ सेम कैंडिडेट रहेंगे, कैंडिडेट चेंज नहीं होंगे, उसमें एक और चीज़ जुड़ के आई थी। जो बच्चे नए क्वालिफाइड थे, जो कि एलिजिबल थे, वो बच्चे दोबारा इसमें ऐड हुए थे। और जबकि यहाँ भी सेम ही प्रक्रिया होने जा रही है। आपको सबको पता है कि 19 दिसंबर 2023 के बाद जो भी पेपर लिए गए उसमें किसी भी प्रकार से कैटेगरी वाइज HSSC के द्वारा लिस्ट पब्लिश नहीं की गई। जब लिस्ट ही पब्लिश नहीं की गई तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस कैटेगरी के कितने बच्चों ने पेपर दिया, किस कैटेगरी के कम बच्चे थे, किस कैटेगरी के ज़्यादा थे। ये सारा तरीका ही बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं था, जिसकी वजह से माननीय हाई कोर्ट ने इसको भी अवैध मानते हुए क्वेश करके नए सिरे से करने के निर्देश दिए थे। एक और उसका एक नया पॉइंट उभर के आता है कि बच्चों का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, पॉइंट है कि जब सभी बच्चों ने पेपर दे दिया तो उन्हीं बच्चों को बार बार पेपर में बिठाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके बारे में मैं सभी साथियों को बताना चाहूँ। इस विषय पर पहले स्पष्ट भी कर चुका हूँ। वैसे तो इस ग्रुप के लिए किसी भी प्रकार से ट्रांसपेरेंट तौर पर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की गई, और माननीय सिंगल बेंच और डबल बेंच ने माना कि 25/7/2023 तक अगर आप प्री रिजल्ट को रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद अगर बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ा रहे हो, तो अपने आप में उचित नहीं है। क्योंकि ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 में भी और जो नए बच्चे एलिजिबल थे उनको दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिला था और वो बच्चे एग्जाम में बैठे थे। तो अब भी जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये नहीं है कि वही बच्चे बार बार बैठेंगे, और नए बच्चे भी जो एलिजिबल हैं, जो CET क्वालिफाई है, उसमें बैठेंगे। और प्री का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में SLP डिसमिस होने के बाद 25 जून 2024 को आया था, जबकि ये भर्तियां प्री की जो रिजल्ट 25/7/2023 को आया था, लगभग एक साल पहले, उसके बेस पे की गई हैं। तो जब प्री का रिजल्ट ही क्वेश्चन था तो पिछले वाले रिजल्ट के बेस पे ये मेंस का एग्जाम कैसे ले सकते हैं। प्री के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप फार्म मांगोगे, उसी से पता चलेगा कि बच्चे वही हैं या बच्चे नए आए हैं या नए नहीं हैं। अगर प्री के रिजल्ट को फाइनल किए बगैर आगे की प्रक्रिया हो सकती है, उससे पहले कोई प्रक्रिया ही नहीं हो सकती टेक्निकली अगर आप देखें तो। और इस बिंदु को, जो कि प्री का रिजल्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसे रिवाइज किया गया है। कोई भी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा, और जब तक प्री का रिजल्ट ही ठीक और वैध नहीं होगा तो आगे की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है। फिर एक पॉइंट और उभर के आता है कि जो HSS का टेक्निकल ग्लिच केस था और कुछ ज़्यादा मार्क्स थे कट ऑफ से ज़्यादा, उन बच्चों का भी मतलब मौका नहीं मिला, मतलब वो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि HSS के पोर्टल पर बच्चों को ठीक ढंग से सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का विकल्प ही नहीं मिला। तब HSS ने कहा कि यह चयन प्रक्रिया सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है और हम इसको री-एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो आपको टेक्निकली ग्लिच वाले केस को, मतलब आपके जो भी टेक्निकल ग्लिच वाला केस था जो बच्चों का था, जो उसको HSS ने डिस्पोज ऑफ करवा लिया और कहा कि इस भर्ती को दोबारा से हम री-एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उस टाइम पर इन सभी को मौका मिल जाएगा। ये कहने के बावजूद अब तक इन्होंने इसको री-एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, इनकी तरफ से नहीं किया गया, जो कि इन्होंने खुद कोर्ट में कहा था। और जिन बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, उन बच्चों ने जब माननीय न्यायालय के समक्ष अपना केस किया, तब HSS ने कहा कि मेंस एग्जाम में लिए गए नंबर एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन होने के कारण अब उनका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP डिसमिस की जा चुकी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उभर के आता है, क्या सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो केस में पार्टी बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? कई इनका एक क्वेश्चन रेज किया गया है रिव्यू में कि हमारे को पार्टी बनाना चाहिए था, तो क्या वो पार्टी बनाए गए या नहीं बनाए गए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो जजमेंट नहीं आती है, जब प्री के बेस पर आप इंटरिम ऑर्डर लेके आते हो और वो जो मामला है आपका वो पेंडिंग है आपका अगर माननीय न्यायालय में, तो जब तक आपके फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक आप एंट्रीम ऑर्डर पे काम कर सकते हो। लेकिन जब फाइनल ऑर्डर आता है तो एंट्रीम ऑर्डर अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो जब आपके फाइनल ऑर्डर में सारा सब कुछ रिजल्ट सब कुछ केस कर दिया गया, तो फिर आप कैसे मान सकते हो कि आपका जो एंट्रीम ऑर्डर उसके ऊपर उसके आधार पर लिया गया आपका एग्जाम वैलिड होगा। ठीक है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कहते हैं कि पार्टी नहीं, पार्टी तो तब बनाया जाता है जब आपका ऑलरेडी सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका हो। आपका तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था, आपका तो केस पेंडिंग था, आपने तो ज़बरदस्ती एंट्री ऑर्डर ला के आप पेपर में बैठे हो। ठीक है। और दूसरा एक और है कि क्या फ्रेश कंपटीशन पॉसिबल है इन पोस्टों पर? बिल्कुल, क्योंकि एक फ्रेश कंपटीशन पॉसिबल तभी होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी दूसरे ग्रुप में लग गए, किसी दूसरी नौकरियों पर लग गए, तो वो बच्चे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। और जब प्रॉपर तरीके से 4 गुना की पॉलिसी लगेगी तो बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर होंगे और बहुत सारे जो नए बच्चे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं तब पेपर में नहीं बैठ पाए, पेपर नहीं दे पाए,
तो वो उनको क्वालिफिकेशन ऐड होकर उन बच्चों को पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है। और फिर एक और है क्या, री एग्जामिनेशन सेम कैंडिडेट का होगा या कैंडिडेट ऐड भी हो सकता है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो री एग्जामिनेशन है सेम कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे 4 गुना उनका तो होगा ही, साथ में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जो 4 गुना को सेटिस्फाई करते होंगे उन बच्चों का भी मतलब री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है साथियों, अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें, घबराने ना, कोई घबराएं ना, किसी गलत एक दूसरे के प्रति विचार रखें। जो भी नीतियां बनाई हैं सरकार ने बनाई हैं, अच्छी बनाई हैं गलत बनाई हैं, हमें नीतियों के को मतलब हमने चेक करना है, नीतियों को गलत या सही बताना है। हमने आपसी लड़ाई और मतभेद भुला करके, मेरे तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो साथी लगे हुए हैं उनसे भी और जो साथी लगे हुए नहीं हैं उनसे भी, आप मिलके चलो, सरकार से गुहार करो, रिक्वेस्ट करो, आपने मांग उठाओ कि जो साथी लगे हैं वो भी बच जाएं और जो साथी बाहर रह गए हैं उनको भी मौका मिल जाए लगने का। तो सरकार से रिक्वेस्ट करो कि जो भी जितनी भी पोस्ट हैं जिस जिस ग्रुप में जिस कैटेगरी में उनको इंक्रीज करवाओ, सरकार के पास जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और सारे साथी मिलकर काम करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितना जल्दी आप इसमें करोगे, जितना जल्दी फैसला आएगा, वो आप सब के लिए, लगे हुए और बिना लगे हुए, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। क्योंकि बहुत सारे जो सीटी क्वालीफाई बच्चे हैं वो अब नए डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, और भी बच्चे कर जाएंगे। अगर 1 साल 2 साल और चल गया तो बहुत फिर भीड़ हो जाएगी। फिर आपका शायद हो सकता है जिसके 60 नंबर हो प्री में उनका भी नंबर नहीं आया आगे चल के, तो बहुत ही पेचीदा स्थिति बनने वाली। उससे बचने के लिए और आपसी भाईचारा बना रहे, आप जो नौकरी में लगे वो भी बच जाएं, और जिनको नौकरी नहीं मिली हो, जो बाहर बैठे हैं, जिनका मौका छीन लिया गया, कट ऑफ से ज़्यादा है, टेक्निकल गलीच है या पेपर में बैठने का मौका नहीं मिला, उन सब साथियों को भी उनके हकों का, अधिकारों का उनका हनन ना हो और उनको भी मौका मिल जाए। तो सभी साथियों से यही है, आपसी प्रेम भावना बनाए रखें। मेरा किसी भी साथी से, किसी भी ग्रुप से कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं है। साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता। ये तो एक जनरली मैंने पॉइंट बताए हैं, इससे इतर भी मतलब 20-30-50 ऐसे पॉइंट हैं जो हम रख सकते हैं, और जो कि माननीय हाई कोर्ट में भी और जहाँ भी हम रखेंगे तो हमारी बात को मतलब सुना जाएगा। और दूसरा जो पक्ष है, जो सेफ वाले साथी हैं, वो भी उससे सहमत करेंगे। लेकिन सब बातें अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। और जो मैंने बातें बताई हैं उन पर आप अमल करने का काम करें, गौर करें। आप सभी साथियों ने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।